नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इतिहास की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसके साथ ही इस सीरीज़ में हम लोग अपने इतिहास के यानी जीएस के पेपर्स का जो काफ़ी वेटेज रहता है, चाहे आपका सिविल सर्विसेज का पेपर हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, तो दोनों जगह आपके इतिहास के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और काफ़ी फैक्ट वाइज भी आते हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि आपको इतिहास की जिस भी पोर्शंस में दिक्कत हो रही है वो हम शुरू से सॉल्व करते चलें। तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड का अध्ययन किया और फिर हम लोग प्रोटो पर मूव कर गए और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के साथ ही हम लोगों ने हिस्ट्री में प्रवेश कर दिया है, यानी ऐतिहासिक काल में हम लोग चल रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक काल में आप लोग जानते हैं कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने वैदिक अध्ययन किया था, यानी वैदिक पीरियड का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा था। एक हमारा ऋग्वैदिक काल था और एक हमारा उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड था। तो इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने जो सोर्सेस थे उनका डिस्कशन किया और वो डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने चारों वेदों के बारे में जाना, हमने अरण्यक के बारे में जाना, हमने उपनिषद के बारे में जाना, ठीक है, और हम लोगों ने महाकाव्य के बारे में जाना। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा इस वैदिक युग के अगले सोर्स का, जिसका नाम है वेदांग। जरा उसके बारे में देखते हैं। यानी कहने का मतलब है हमारा जो प्राचीन इतिहास का टॉपिक चल रहा है, प्राचीन इतिहास का यानी एंशिएंट हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोगों ने किसके बारे में अध्ययन किया? उस एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक में हम लोगों ने किसका अध्ययन किया था? वैदिक युग का। किसका? वैदिक युग का। और इस वैदिक युग में हम लोग कहाँ पहुँचे? इस वैदिक युग में हम लोगों ने वैदिक पीरियड में हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल का अध्ययन किया। आज जो हमारा आज का टॉपिक है, सोर्सेज में ही एक दूसरा सोर्सेज हमने बताया था आपको, वेदांग, यानी वेदों के अंग क्या हैं, वेदांग हैं। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वेदांग हैं कितने, इनकी संख्या पहले आपको पता होनी चाहिए। मित्रों, वेदांग कितने हैं? हमारे 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से वेदांग हैं, जरा उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला वेदांग है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। ठीक है, क्या है? शिक्षा। दूसरा वेदांग के बारे में बात करें तो दूसरा है हमारा कल्पसूत्र। क्या है मित्रों? कल्पसूत्र है। ठीक। तीसरे अगर हम बारे में बात करें, तीसरा वेदांग हमारा क्या है? तो मित्रों तीसरा है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। चौथा अगर हम बात करते हैं, यहीं पर चौथे में बात करते हैं तो वो है निरुक्त। निरुक्त है। पांचवें में अगर हम बात करते हैं तो पांचवा है छंद। छंद है। और छठवां अगर हम बात करते हैं तो छठवां है ज्योतिष। क्या है मित्रों? ज्योतिष। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि इनके अर्थ क्या है, यानी इसका अर्थ या इनकी मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? तो शिक्षा की अगर हम अर्थ में बात करेंगे तो शिक्षा है एक तरह से ध्वनि शास्त्र। क्या है? ध्वनि शास्त्र। ठीक है। कल्पसूत्र के बारे में देखेंगे तो धार्मिक आचरण शास्त्र। क्या है? धार्मिक आचरण शास्त्र। ठीक है। व्याकरण के बारे में यदि हम बात करें तो व्याकरण ये व्याकरणी है। निरुक्त के बारे में बात करें तो व्युत्पत्ति शास्त्र है। व्युत्पत्ति शास्त्र है। छंद के बारे में बात करें तो माप सिद्धांत है। इसमें क्या है मित्रों? माप सिद्धांत है। और ज्योतिष के बारे में बात करें तो यह है खगोल विज्ञान। क्या है? खगोल विज्ञान है। क्या है? खगोल विज्ञान है। तो इस तरह ये वेदांग के 6 अंग हैं जिनको हमारे वैदिक युग के बारे में
हमें जिनसे पता चलता है। और इन 6 अंगों का अगर हम बात करते हैं तो इन 6 अंगों के माध्यम से हम वेदांग के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है जो हमने आपको बताया कि इस समय की जो स्रोत हैं हमारे वो अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, इसके अलावा उपनिषद हैं, इसके अलावा और अन्य ग्रंथ हैं जैसे वेद हैं, वेदांग हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक और पोस्ट ऋग्वैदिक का एक साथ डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों ऋग्वेद और पोस्ट ऋग्वेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितना किनका एरिया है। ठीक है, तो ज़रा कंप्यूटर से अपना अगला पेज मांगते हैं। तो आगे देखते हैं इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल फीचर्स। भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भौगोलिक विस्तार देखेंगे, दोनों का देखेंगे मित्रों। हम ऋग्वेद का भी देखेंगे, ऋग्वैदिक युग का, इसका भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम उत्तर वैदिक काल का भी देखेंगे। उत्तर वैदिक काल का भी हम यहीं पर भौगोलिक विस्तार क्या है देख लेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का अगर हम देखें तो यहाँ का आर्यों का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया, वो आर्यंस, यानी आर्यंस का जो ये क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है वो क्या कहलाया, वो कहलाया है आपका आर्यन क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र के अंतर्गत आया। क्या आया, सप्त सैंधव क्षेत्र, यानी सप्त सैंधव क्षेत्र या सप्त सिंधु क्षेत्र, या इसे क्या कहते हैं हम लोग, सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु एरिया, ठीक है, सप्त सिंधु एरिया है। ठीक, यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 नदियों के मध्य का क्षेत्र, किसके, 7 नदियों के मध्य का क्षेत्र, 7 नदियों के मध्य का क्षेत्र आपका सप्त सैंधव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब कौन कौन सी 7 नदियां हैं जरा इसको समझो। सबसे पहली नदी है सिंधु, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं। दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो वो है वितस्ता। क्या है, वितस्ता है। क्या है, वितस्ता। और अगर हम वितस्ता का आज का नाम देखें, देखो आज अगर हम वर्तमान का नाम देखें तो इसका नाम वर्तमान में सिंधु ही है। वितस्ता का नाम अगर हम देखें तो इसका वर्तमान में नाम है झेलम। क्या नाम है मित्रों, झेलम। जो वर्तमान में नेम है वो भी हम एक बार को देखते रहें। ठीक है, तीसरी नदी के बारे में यदि हम बात करें तो तीसरी नदी है अस्कनी। क्या है, अस्कनी। अस्कनी, वर्तमान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, चिनाब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, चिनाब के नाम से जाना जाता है। चौथी जो नदी है वो है परसुणी। कौन सी नदी है, परसुणी। कौन सी नदी है, परसुणी है। और इस परसुणी को किस नाम से जाना जाता है, रावी। किससे, रावी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रावी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली नदी है आपकी विपाशा, और विपाशा का नाम है व्यास। क्या है, विपाशा का नाम क्या है, व्यास है। ठीक है, ठीक। छठवीं जो नदी है, छठवीं नदी
इस समय उस नदी को सरस्वती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरस्वती। वर्तमान में इस नदी का नाम घग्गर है। और सातवीं नदी के बारे में यदि हम बात करें तो सातवीं है सुतुद्री। क्या नाम है? सुतुद्री। और वर्तमान में इस नदी को नाम किस नाम से जाना जाता है? सतलुज नाम से जानते हैं। तो यानी अगर हम आर्यों के भौतिक समय के बारे में जानें, यानी आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानें, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आर्य जो ऋग्वैदिक पीरियड का समय है वो 1500 से 1000 BC है। और उत्तर वैदिक काल का समय अगर हम डिस्कस करें तो 1000 BC से 600 BC तक का समय उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, किसके बारे में? इसके बारे में कमेंट बॉक्स के में हमें ज़रूर बताइए। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र, उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र अगर हम यहाँ पर एरिया बताएं उत्तर वैदिक काल का, तो मित्रों उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र बेसिकली पंजाब, क्या है? पंजाब है। ठीक है, और गंगा यमुना का दुआब है। क्या है? गंगा यमुना दुआब क्षेत्र। और ये गंगा यमुना का जो दुआब क्षेत्र है मित्रों, ये क्षेत्र बेसिकली आप इसे कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र मित्रों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो कोई मुझे बताइए। ठीक, इसके बाद कंप्यूटर से हम अगला पेज मांगते हैं और देखते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में कौन कौन भारत में रह रहा था। कंप्यूटर जी अगला पेज। तो अगले पेज में अगर हम जाएंगे तो ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल क्या, जो आप ऋग्वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं, इसका जो अगर हम एक बार को इसमें टाइम दोबारा लिख दें 1500 BC से 1000 BC तक, 1500 BC से 1000 BC तक ये जो समय है इसमें क्या है जरा देखें। इसमें कितने कबीले? 5 मुख्य कबीले थे। कितने? मुख्य जन थे, जन। और जन के बारे में यदि हम बात करें, किसके बारे में? जन के बारे में यदि हम बात करें मुख्य जन, तो जन बेसिकली क्या होता था? कबीला होता था। क्या होता था? कबीला होता था। यानी जो कबीले होते थे उन्हें जन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जन बोला जाता था। और इन 5 मुख्य जनों को, कबीला जो होता था, इन पूरे 5 मुख्य जनों को एक संयुक्त नाम के नाम से जाना जाता था। और इस संयुक्त नाम का नाम था, इसका नाम था पंचजन। क्या है नाम? पंचजन नाम है। क्या है मित्रों? पंचजन नाम है। क्या है? इसका नाम पंचजन है। ठीक है, और इस पंचजन में यदि हम बात करें तो इस पंचजन में एक जन था जिसका नाम था भरत वंश। कौन सा वंश था? भरत वंश। और इसी भरत वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था सुदास। क्या नाम है? सुदास, जिसके बारे में हमें 7वें मंडल में जानकारी मिलती है। कल आपको इसके बारे में बताया था। एक इस भरत वंश में एक रूलर था जिसका नाम क्या है? सुदास है। और ये जो सुदास महोदय हैं ये एक युद्ध लड़ेंगे ऋग्वेद के अनुसार, जिस युद्ध का नाम होगा 10 राग युद्ध। क्या नाम होगा? 10 राग युद्ध। क्या नाम होगा? 10 राग युद्ध। और इस 10 राग युद्ध में क्या होगा? इस 10 राग युद्ध में 2 लोग होंगे। क्या होगा? एक तरफ सुदास होंगे। क्या होगा? एक तरफ सुदास होंगे और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो 10 राजाओं का गुट होगा। कितना? 10 रूलर होंगे। 10 रूलर होंगे। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें अन्य जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्य जन। ठीक है, इनके अगर हम सुदास के गुरु के बारे में बात करें तो इनके गुरु होंगे विशिष्ट। कौन होंगे? विशिष्ट होंगे। और इनके गुरु के बारे में यदि हम बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या होगा? विश्वामित्र होगा। क्या? इनका नाम विश्वामित्र होगा। क्या होगा मित्रों? विश्वामित्र होगा। यानी सुदास भरतवंश में राजा हुए हैं और ये एक युद्ध लड़ते हैं जो दशराग युद्ध कहलाता है। और इस दशराग युद्ध में एक साइड में सुदास होंगे और दूसरी साइड
जो दूसरा काउंटर पार्टी होगी वो 10 राजाओं का एक मिलकर हराएंगे, लेकिन वो राजा जीत नहीं पाएंगे। और ये युद्ध प्लेस की अगर हम बात करें किस स्थान पे हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था परुसणी नदी के तट पर। कौन सी नदी? परुसणी नदी के तट पर। परुसणी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, एट द बैंक ऑफ परुसणी। कहां पर? एट द बैंक ऑफ परुसणी, परुसणी रिवर। ठीक है, आजकल इस रिवर का नाम क्या है? बताया था, क्या है परुसणी का नाम? रावी है। अभी 2 मिनट पहले पिछली स्लाइड में था। ठीक है, और यदि मैंने आपसे क्या कहा, इस युद्ध का अगर हम वर्णन की बात करें, ये वर्णन या इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में इसकी जानकारी हमें मिलती है। कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल से इसकी जानकारी जो है वो हमें प्राप्त होती है। कोई इसमें डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए मित्रों। कोई भी किसी प्रकार का इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे जो ये वंश है, ये भरत वंश एक अन्य वंश के साथ संबंध बनाएगा, वैवाहिक संबंध बनाएगा। यानी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एक पुरुजन होगा। कौन सा जन? पुरुजन। और भरत जन में क्या होगा? संबंध बनेंगे। क्या बनेंगे? संबंध, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित होगा। क्या होगा? संबंध स्थापित होगा। और पुरुजन और भरत के संबंध से एक नया जन जनरेट होगा, और इस नए जन या इस नए वंश या इस नए कबीले को एक नया नाम दिया जाएगा, और ये कुरुजन के नाम से जाना जाएगा। यानी पुरुजन और भरत जन से एक नए जन का संबंध बनेगा, और वो कुरु यानी कुरु वंश या कुरु डायनेस्टी से जाना जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या बन गया है आपका? कुरु डायनेस्टी। क्या बन गया है? कुरु वंश बन गया है, कुरु डायनेस्टी बन गया है। कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये कुरु डायनेस्टी बनती है, वैसे ही ये जो समय है, ये जो पीरियड है, ये पीरियड पहुंच जाएगा किस समय? ये पीरियड पहुंच जाएगा उत्तर ऋग्वैदिक काल में। किस में पहुंच गए हम? उत्तर ऋग्वैदिक काल में ये समय पहुंच जाएगा। यानी ये घटना कब की होगी? ये घटना या इनके बनने का जो कहानी मिलेगी वो हमें उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर ऋग्वैदिक काल में, यानी पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में होगी। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट हो तो आप जरूर बताइए। ठीक है, ठीक। तो दूसरी बात ये है कि जो ये ऋग्वैदिक काल में कुरुजन बनेगा, इसकी कैपिटल अगर हम बात करें, कैपिटल, इसकी राजधानी अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी होगी हस्तिनापुर। क्या होगी? हस्तिनापुर होगी। और ये कहाँ पर है? मेरठ के पास है। कहाँ? यूपी में। कहाँ पर है? मेरठ के पास है, यूपी में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर हमें बताइए। ठीक, इसकी राजधानी बता दी, ठीक, और इसकी क्षेत्र बता दिया। ठीक, आगे जाकर इसी कुरुवंश में एक युद्ध होगा, और इस कुरुवंश में 2 वंश आमने सामने खड़े होंगे। कौन कौन से? पांडव और कुरु। पांडव और कुरु, इनका आपस में युद्ध होगा, और इस युद्ध को कहा जाएगा महाभारत। क्या कहा जाएगा? महाभारत। यानी ये अधिकार की, एक वंश के अधिकार की कहानी होगी। और इस महाभारत का यदि हम ओल्ड नेम की बात करें तो इस अधिकार महाभारत का ओल्ड नेम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। यानी इसकी जानकारी हमें किससे मिल रही है? महाभारत महाकाव्य से इसकी जानकारी हमें मिल रही है। और इसी महाभारत
को भारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपने कौरव पांडव यानी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर वर्सेस दुर्योधन एंड कंपनी को देखा होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इन कंफ्यूजनों को आप अपना पुट डाउन करिए, जरूर लिखिए। ठीक है, यानी ये जो कहानी हो गई है, ये आपकी कौन सी कहानी हो गई है? ये कहानी हो गई है ठीक, ठीक है। तो इस समय यानी दोनों सभ्यताओं का, ऋग्वैदिक पीरियड का और उत्तर वैदिक पीरियड का, कौन सा? उत्तर वैदिक काल का, इन दोनों का आपको, मुझे समझता हूं कि आपको जानकारी क्या हो गई होगी। इसमें किसी प्रकार का आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, अब कंप्यूटर जी से हम अगला पेज मांगते हैं और इस समय के लोगों की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं, यानी वैदिक काल के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं इसी से शुरू होती हैं, इसी से बनती। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी ऋग्वैदिक काल और पोस्ट ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, दोनों की देखेंगे, यानी अर्थव्यवस्था में हम दोनों का अध्ययन करेंगे। एक तरफ आप लिख लीजिए। देखिए मित्रों, ये आपको एक तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर हम डिस्कस करा रहे हैं, जिससे अगर तुलना भी करने को अगर आ जाए तो आप पीछे ना हटें, आसानी से इसकी तुलना भी आप कर दें। भौगोलिक विस्तार की तुलना करा दी, सोर्स की तुलना करा दी। ठीक है, क्योंकि उत्तर ऋग्वैदिक काल में केवल हमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है और उत्तर वैदिक काल में उपनिषद और 3 अन्य वेद और अरण्यक, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में यदि हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल का जो मनुष्य है उसका मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो मनुष्य है ये एग्रीकल्चर करता है। क्या करता है? एग्रीकल्चर करता है और डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन करता है। डोमेस्टिकेशन यानी कहने का मतलब है ये कृषि भी करता है और पशु पालन भी करता है। और अगर ये पशु पाल रहा है और किसके लिए पाल रहा है, क्यों पाल रहा है, भाई पाल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? तो पशु से उसे दूध मिल रहा है, पशु से उसे मांस मिल रहा है और पशु से इसे चमड़ा भी प्राप्त हो रहा है, यानी मिल्क, मीट और लेदर हमें इससे प्राप्त हो रहे हैं। यहीं पर बात करें कि इनका प्रिय पशु क्या है। प्रिय, तो प्रिय पशु की अगर हम बात करते हैं तो इनका सबसे प्रिय पशु क्या है? घोड़ा है, हॉर्स है। क्या है? घोड़ा है, हॉर्स है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अगर हम और पशुओं की बात करें तो इसके अतिरिक्त ये कौन कौन से पशु पालते थे? इसके अतिरिक्त ये गाय पालते थे, भैंस पालते थे। क्या पालते थे? गाय, भैंस, ठीक है, और गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस और बकरी ये लोग क्या करते थे? पालते थे। ठीक है, और यहीं से अगर हम बात करें अर्थ, गौ शब्द का अर्थ अगर हम बात करें, गौ शब्द, तो गौ शब्द जो है वो किसके लिए होता था यूज? तो वो गाय के लिए यूज होता था। ठीक है, गौ शब्द गाय के लिए। और गोमत, गोमत शब्द अगर हम बात करें, गोमत शब्द ये धनी व्यक्ति के लिए होता था। किसके लिए? धनी व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति धनी है जिसके पास सहस्त्र गाय हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें दुहित्री, दुहित्री शब्द के बारे में यदि हम बात करें तो इसे बेटी, बेटी या गाय का दूध दोहना भी कहते हैं। गाय का दूध दोहना भी इससे हम कहते हैं, गाय का दूध दोहना।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता होगा। ठीक है, तो ये तो आपका ऋग्वैदिक काल का समय हो गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल टाइम तो आपको पता ही है 1000 से 600। तो उत्तर वैदिक काल के लोग क्या करते हैं? केवल कृषि करते हैं। क्या करते हैं? केवल कृषि करते हैं। ओनली एग्रीकल्चर। क्या है? ओनली एग्रीकल्चर। ओनली एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके बाद पशुपालन कर भी रहे हैं। पशुपालन कर रहे हैं तो किसके लिए? खेतों में जोतने के लिए बैल पाले जाते थे। खेतों में जोतने के लिए बैल पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? बैल। ठीक है, जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। घरों में भैंस का पालन होता था। भैंस का पालन होता था। इंद्र जो वहां पर सबका देवता था, अब इंद्र जो है कृषि का देवता बन गया। किसका देवता बन गया? कृषि का देवता। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, ऋग्वैदिक काल में इंद्र की चर्चा तो की जाती है तो वो पौराणिक शक्तियों के देवता बन जाते हैं और प्रमुख देवता इंद्र ही हैं, क्योंकि इंद्र का ऋग्वेद में लगभग 250 बार, यानी इंद्र का प्रयोग इंद्र की चर्चा कितनी है? 250 प्लस। ठीक है, ऐसे ही अग्नि की अगर हम बात करें, अग्निदेव की चर्चा है 200 बार। तो दो प्रमुख देवता हैं। अब इंद्र क्या हो गए हैं? कृषि का देवता हैं। और दूसरी बात, इस समय के लोगों ने एक धातु की खोज कर ली है। धातु यानी मेटल, और ये जो मेटल की खोज हुई है वो मेटल है आपका लोहा। क्या है? लोहा। और इस समय अगर हम बात करें, यहाँ पर लोहा यानी 1000 BC के आसपास आपका लोहा प्राप्त हो गया। और ये लोहा अतिरंजी खेड़ा से, कहाँ से प्राप्त होता था? अतिरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? एटा जिला। अतिरंजी खेड़ा से उत्तर प्रदेश के एटा जिले से इस लोहे का प्रयोग या लोहे का उठाया जाता था। ठीक है, लोहे का प्रयोग किया जाता था। कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो आप निष्कंटक कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारा प्रयास है आपके सभी संशयों को दूर करना। तो आपके जितने भी टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आपका प्यार हमें मिल ही रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने अभी आर्थिक स्थिति देख ली, सामाजिक स्थिति देख ली। अब हम बात करते हैं इस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में? राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिक्स के बारे में। राजनीति या राज व्यवस्था। क्या? राज व्यवस्था, पॉलिटी। किसके बारे में? पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी का अध्ययन करते हैं तो इसकी हम बात करें सबसे पहले प्रमुख संस्थाएं। क्या हैं? प्रमुख संस्थाएं क्या है मित्रों? प्रमुख संस्थाएं इस समय कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो संस्था आती है वो है सभा। क्या है? सभा। कौन सी संस्था है मित्रों? सभा संस्था है। ठीक है, ठीक। अब बात होती है ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में सभा की चर्चा कितनी बार की गई है? 8 बार की गई। कितनी बार? 8 बार। आठ बार की गई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें
स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग ले सकते थे, यानी स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो पुरुष सदस्य होते थे, जो इसके पुरुष सदस्य होते थे, पुरुष सदस्य क्या कहलाते थे? वो सभे कहलाते थे। क्या? सभे। और जो महिला सदस्य होती थी, महिला सदस्य सभापति कहलाती थी। क्या? सभापति कहलाती थी। क्या कहलाती थी मित्रों? सभापति कहलाती थी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अगला जो है वो है आपकी समिति। क्या है? समिति। अगला क्या है? समिति है। समिति के बारे में देखें तो समिति की चर्चा ऋग्वेद में कितने बार की गई है? समिति की चर्चा की अगर हम बात करें तो 9 टाइम्स। कितने बार? 9 बार चर्चा की गई है। कितने बार? 9 बार। ठीक है, दूसरी बात, यह एक साधारण संस्था है। क्या है? साधारण संस्था। ठीक है, साधारण संस्था होती थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसमें आमजन, मैंगोमैन भाग ले सकते थे। क्या? आमजन भाग ले सकते थे। ऊपर वाले में आमजन भाग नहीं ले पाएंगे, गणमान्य पुरुष और महिलाएं भाग ले पाएंगी। ठीक है, बात समझे? तीसरी सत्ता जो है, तीसरी अगर हम बात करें संस्था जो पॉलिटिक्स में हमें दिखती है तो तीसरी संस्था है विदत। क्या है मित्रों? विदत। ठीक है, तो इनकी चर्चा अगर हम बात करें तो कितने बार है? 122 टाइम्स है, 122। ठीक है, और इसके सदस्य कौन कौन होता था? इसके सदस्य वृद्ध एवं विद्वान होते थे। विद्वान लोग सदस्य होते थे। ठीक है, यानी सभा, समिति और विदत हैं। इनकी चर्चा तीनों की हमें ऋग्वेद में मिलती है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कल इसका हमने डिस्कशन करा था। तो सभा जो है इसकी चर्चा 8 बार है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। अगर हम आज के कॉन्सेप्ट में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सभा जो है वो आपकी लोकसभा है और राज्यसभा जो है आपकी विदत है। यानी ये उच्च सदन था और ये निम्न सदन था और ये आपकी लोकल ग्राम पंचायत थी, ऐसे समझ लीजिए। यानी समिति लोकल ग्राम पंचायत जिसमें सभी ग्राम सभा के सदस्य होते थे, इसमें प्रमुख सदस्य होते थे, गणमान्य लोग सदस्य होते थे, इसमें वरिष्ठ और विद्वान लोग सदस्य होते थे। तो तीनों चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, और इनका आप लोगों के दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर हमें नोट डाउन हमें बता सकते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बारे में कंप्यूटर आप हमें बता सकते हैं। ठीक, तो मित्रों ये आपका जो एक प्रकार का समग्र अध्ययन किया गया है वो आपका किया गया है वैदिक पीरियड का, जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और की राज्य व्यवस्था, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति तो मैंने आपको पहले ही समय बता दी थी। अगर हम एक बार ब्रीफ डिस्कस भी कर सकते हैं तो समाज में अगर हम बात करें तो मित्रों ऋग्वेद काल की सोसाइटी क्या है? सोसाइटी के बारे में यदि हम बात करें तो ऋग्वेद काल का जो समाज है वो कैसा है? कल ही जैसे बताया था, ये पितृसत्तात्मक है। क्या है? पितृसत्तात्मक है। दूसरा, जो समाज की ओर चला गया था, यानी ये समाज अब परिवार की ओर मुख गया है, यानी परिवार इसका प्रमुख हो गया हो। परिवार का मुखिया पिता हमेशा होता था। ठीक है, संपत्ति में अधिकार पिता का ज़्यादा होता था। हालांकि बेटियों को भी अधिकार दिया जाता था लेकिन उनको इतना मान्यता नहीं दी गई थी। दूसरी बात,
शिक्षा में पुरुषों का ही आधिपत्य होता था और शिक्षा बेसिकली अभी वेदों द्वारा ही दी जा रही थी। दूसरी बात, यदि हम यहीं पर बात कर लें इस समय के धार्मिक जीवन के बारे में, तो यहाँ के प्रमुख देवता अभी तक इंद्र ही बने रहेंगे। पहले चर्चा हमने इंद्र और अग्निदेव की, फिर भी यहाँ पर इंद्र प्रमुख देवता बने रहेंगे, लेकिन इंद्र का दरबार तैयार हो जाएगा जिसमें सोम देवता, अश्वनी देवता, ठीक है, सूर्य देवता, सावित्री देवता, अग्निदेव, वरुण देव, ठीक, ये सारे देव यहाँ पर आ जाएंगे और लोग इनकी स्तुति करने लगेंगे उत्तर वैदिक काल तक पहुँचते। और जैसे ही हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में मनुष्य आयरन की खोज कर लेता है, लोहे की खोज कर लेता है, तेजी से वो अपना साम्राज्य बढ़ाता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो मित्रों, ये आज का टॉपिक था जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया और ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अगर आपको इसमें के बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर हमें अवगत करा सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को देखें और उसके पहले वाले जो इतिहास के और भी वीडियो डाले गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, उसे बड़ी रोचक तरीके से आपके सामने तथ्यात्मक रूप से प्रकट किया गया है। तो आप उसका अध्ययन करें और उसको साथ ही उसके नोट्स अपने स्वयं बनाते चलें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।